इससे पूर्व के वीडियो में हमने समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या की थी रेखाचित्र और सारणी के माध्यम से। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समसीमांत उपयोगिता नियम की जो आधुनिक व्याख्या जो अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है उसके साथ साथ उसके महत्व और उसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उन्होंने समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरे वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया है और उसे आनुपातिकता का नियम या आनुपातिक सीमांत उपयोगिता के नियम की संज्ञा दी है। मार्शल तथा उसके जो अनुयायी थे उन्होंने अवास्तविक तथा अव्यवहारिक मान्यताओं पर इस नियम की व्याख्या की थी, क्योंकि उन्होंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया था, वस्तुओं के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा गया था और अधिक कीमत वाली अविभाज्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता को कम मूल्य वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता से तुलना करना, जैसे एक साइकिल चाय व अमरूद की सीमांत उपयोगिता को बराबर करने के लिए कई साइकिलें खरीदने पड़ेगी जो कि आय को देखते हुए अव्यवहारिक होती है, और विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होकर के परस्पर निर्भर होती है। तो इन अवास्तविक मान्यताओं को व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आनुपातिक सीमांत नियम का प्रतिपादन किया, जो इसी नियम का एक नया रूप है। और आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं को बराबर नहीं करना चाहता है, बल्कि वह उन वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले जो मुद्रा राशि है, जो पैसा है, उसकी सीमांत उपयोगिता को समान बनाना चाहता है। अर्थात खरीदी गई वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं उनके मूल्यों के अनुपात में होनी चाहिए। उसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी x बटा पी एक्स इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी y बटा पी वाई, अगर दो वस्तुएं हैं तो, और अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी n बटा पी एन, यानी जितनी भी वस्तुएं हैं उतनी। तो इस जो नियम का आधार है विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनके पारस्परिक मूल्यों के अनुपात के बराबर होने पर विचार किया जाता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं के अविभाज्य एवं मूल्यों में भारी अंतर होने पर भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा उसकी कीमत के अनुपात के बराबर करने का प्रयास किया जाता है। इसी कारण इसे आनुपातिकता का नियम कहा जाता है। हम एक उदाहरण के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता के पास जो है खर्च करने के लिए 10 रुपये जो पहले लिए थे हमने, मान लेते हैं मोहन के पास 10 रुपये और वह उनको चावल और दाल दो वस्तुओं पर जो है खर्च करना चाहता है। अब चावल का भाव 2 रुपये प्रति किलो है ना, तथा दाल का भाव 1 रुपये प्रति किलो है, और चावल और दाल की जो विभिन्न मात्राएं हैं उनकी सीमांत उपयोगिता इस टेबल में दी हुई है। तो अब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, है ना। तो उसके लिए दो समीकरण हैं जो मैंने अभी आपको पहले भी बताए थे और बता देता हूँ कि पहला समीकरण इसमें हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी x बटा पी एक्स इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी y बटा पी वाई। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, चूंकि यहाँ हमने क्या लिया है, दो ही वस्तुएं ली है, चावल और दाल। दूसरा जो समीकरण होगा इसमें वो होगा क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई। ये बराबर होना चाहिए आई के। आई का मतलब यहाँ आई से है, क्यू का मतलब क्वांटिटी से है, मात्रा से है, पी एक्स का मतलब एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई का मतलब वाई वस्तु की कीमत, एम यू एक्स का मतलब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एम यू वाई का मतलब वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता, क्यू एक्स का मतलब एक्स वस्तु की मात्रा और क्यू वाई का मतलब वाई वस्तु की मात्रा, और आई का मतलब उसके पास खर्च योग्य जो पैसा है
उनके बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये जो दो समीकरण है हमारे पास, इन दोनों समीकरणों का पूरा होना जरूरी है, तभी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को देख करके और अगर हम निकालें तो ऐसी स्थिति में जो है हम ये पता लगा सकते हैं कि किस बिंदु पर जो है दोनों शर्तें या दोनों समीकरण पूर्ण होते हैं। तो पहला हम लेते हैं कि देखिए यहाँ अगर हम देखने से पता चलता है कि चूंकि दाल की तो 1 रुपये से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है, इसलिए 15 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 13 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन चूंकि चावल की जो सीमांत उपयोगिता है वो 2 रुपये से प्राप्त है, तो पहले हमें इसे 1 रुपये से प्राप्त किया तो निकालना होगा या हमें अंदाज लगाना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास खर्च करने के लिए 10 रुपये है, और पहली शर्त है मार्जिनल यूटिलिटी x बटा पी एक्स। तो अगर मैं यहाँ से ये 14 लेता हूँ और ये 7 लेता हूँ तो क्या हो सकता है, मार्जिनल यूटिलिटी x यानी चावल की सीमांत उपयोगिता 14 बटा चावल की कीमत 2 इजिकल टू दाल की सीमांत उपयोगिता 7 दाल की कीमत 1। तो दोनों से बराबर है, क्योंकि 14 बटा 2 भी क्या हो जाएगा 7 बटा 1, और इधर 7 बटा 1 है। तो ये पहली शर्त यहाँ पर पूरी हो जाती है। अब मैं दूसरी शर्त लेता हूँ। दूसरी थी क्यू एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स की मात्रा यानी चावल की मात्रा कितनी ले रहा है वो 3 इकाई। तो 3 इंटू पी एक्स, कीमत क्या है चावल की 2 रुपये, प्लस क्यू वाई यानी दाल की कितनी मात्रा ले रहा है वो, अगर 7 ले रहा है तो कितनी मात्रा हो गई 4, तो 4 इंटू 1 इजिकल टू कितना आएगा 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 1 4, तो 6 + 4 बराबर 10। और उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए ऊपर मैंने लिख रखे हैं 10 रुपये है। तो जहाँ ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो एक उपभोक्ता को इस सारणी के अनुसार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए चावल की 3 किलो मात्रा और दाल की 4 किलो मात्रा लेनी चाहिए, जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसके अलावा और कोई भी बिंदु वो चुनेगा तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इसका आधुनिक स्वरूप है वह आधुनिक स्वरूप जो है आनुपातिक सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसमें 2 शर्तें पूरा होना जरूरी होती है, और जहाँ ये 2 शर्तें पूरी होती है वहीं पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं इस नियम का क्या महत्व है या इस नियम का क्या प्रयोग है। ये जो सम सीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम है, ये एक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत नियम माना जाता है। ये जो नियम है अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग में लागू होता है तथा इस नियम का प्रयोग आर्थिक विश्लेषण में सर्वव्यापक होने से इसका क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा विस्तृत है। आवश्यकताओं की अनंतता और साधनों की सीमितता के कारण अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए साधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग तथा प्रतिस्थापन की समस्या अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान रहती है। साधनों को कम लाभदायक अथवा कम उपयोगिता वाले क्षेत्रों से हटा करके अधिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों में प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये जो नियम है या ये आधारभूत जो नियम है इसका महत्व लगभग प्रत्येक क्षेत्र में, हम कहते भी हैं कि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व, तो उन सब में इसका महत्व है। उपभोग में है ना, उपभोग के क्षेत्र में ये जो नियम है ये सम सीमांत उपयोगिता नियम के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने इसकी व्याख्या कर ली है। और ये बताता है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रतिस्थापन करता है। और प्रतिस्थापन की ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसके द्वारा खरीदी गई समस्त वस्तुओं पर व्यय की गई रकम या व्यय की गई मुद्रा की सीमांत उपयोगिता लगभग समान न हो जाए। यही जो बात है वो विभिन्न प्रयोग वाली वस्तुओं के उपयोग के संबंध में भी लागू होती है। उपभोक्ता अगर विभिन्न प्रयोगों वाली वस्तुओं को भी अपने विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार से बांटता है कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता प्रत्येक उपयोग में समान हो जाए, है ना, जो द्रव्य या मुद्रा जो कि अनेक उपयोगों में काम में ली जा सकती है, इसका उपयोग भी इस नियम के अनुसार किया जा सकता है।
फिर जो इसके उपभोग के रूप में इससे किस प्रकार से वस्तुओं का उपयोग किया जाए, वस्तुओं का वर्तमान एवं भावी प्रयोग क्या हो, है ना। और जो मुद्रा है वो एक ऐसी वस्तु है जो अनेक उपयोगों में काम में ली जा सकती है, तो उसको खर्च करके उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करे, है ना। और उपभोक्ता अपनी आय का कितना भाग वर्तमान में खर्च करे और कितना भाग भविष्य में खर्च करे, यानी वो कितना खर्च करे और कितना बचाए, ये सभी बातें जो है इस नियम के द्वारा लागू होती है। और फिर प्रतिस्थापन करना, है ना। अपने सीमित साधनों और अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति तो उपभोक्ता नहीं कर सकता, लेकिन वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। जैसा कि हमने उसमें बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बटा पी एक्स इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई बटा पी वाई के द्वारा। नेक्स्ट है फिर उत्पादन में इस सिद्धांत का प्रयोग। जिस प्रकार से उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार से प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अब उसका लाभ अधिकतम तभी हो सकता है जबकि वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में इस प्रकार से बांटे कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता सभी प्रयोगों में समान हो जाए या लगभग समान हो जाए। तो उत्पादक कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लिए महंगे तथा कम उत्पादक साधनों के स्थान पर सस्ते एवं अधिक उत्पादक साधनों को प्रतिस्थापित करता है। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पत्ति एवं उसके मूल्य का अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पत्ति एवं उसके मूल्य के अनुपात के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा एम पी एक्स बटा पी एक्स इजिकल टू एम पी वाई बटा पी वाई। वहाँ एम यू लिया था, यहाँ हम उत्पादन में एम पी लेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन यानी सीमांत उत्पादन। फिर विनिमय में, ये जो विनिमय के क्षेत्र में भी ये नियम है, ये समान रूप से क्रियाशील रहता है, क्योंकि विनिमय की प्रक्रिया एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया होती है। विनिमयकर्ता कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है और प्रतिस्थापन का क्रम ये चलता रहता है जब तक कि विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता समान नहीं हो जाए। विनिमयकर्ता संतुलन की स्थिति में तब होंगे जबकि दोनों के लिए विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात समान हो जाए। जैसे मान लें कि ए और बी दो विनिमय करता है, ए अपनी एक्स वस्तु के बजाय बी की वाई वस्तु का विनिमय करता है, तो जब ए के लिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स बटा मार्जिनल यूटिलिटी वाई का अनुपात बी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी वाई बटा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स के अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो दोनों जो है संतुलन की स्थिति में होंगे और उस स्थिति में विनिमय होना बंद हो जाएगा। फिर ये वितरण में इस सिद्धांत का प्रयोग, है ना। तो आधुनिक जो बड़े पैमाने की जो उत्पादन प्रणाली है उसमें उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का प्रयोग होता है और उनके सामूहिक प्रयत्नों के फलस्वरूप ही उत्पादित जो संयुक्त उपज होती है, जो जॉइंट प्रोडक्ट होता है, कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में बांटने में भी इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को सामूहिक उत्पत्ति में से उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार हिस्सा मिलता है। जिस क्षेत्र में उत्पत्ति के साधन की सीमांत उत्पादकता अधिक होती है वह कम उत्पादकता वाले क्षेत्र को छोड़कर अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्र को हस्तांतरित हो जाता है। और साधन के हस्तांतरण का ये जो क्रम है ये तब तक चलता है जब तक साधन की सीमांत उत्पादकता प्रत्येक उपयोग में बराबर न हो जाए। इसलिए वितरण के क्षेत्र में इस नियम को सम सीमांत उत्पादकता का नियम कहकर के बुलाते हैं, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, है ना। और देश में जो आर्थिक विषमता की समस्या का समाधान है वो भी इस नियम की सहायता से किया जा सकता है। जब देश में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान होगी तो यह देश में धन के समान वितरण का परिचायक होगा, अन्यथा वितरण की विषमता का जो है परिचायक होगा। फिर नेक्स्ट है राजस्व के क्षेत्र में। तो राजस्व की जो क्रियाएं हैं उनका अंतिम उद्देश्य होता है सामाजिक लाभ को अधिकतम करना, और राजस्व का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत इस सम सीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है। सरकार जब टैक्स लगाती है तो ये प्रयास करती है कि विभिन्न करदाताओं पर कर का भार समान हो, इसलिए प्रगतिशील करारोपण को अपनाया जाता है तथा सरकार करों से प्राप्त आय को विभिन्न मदों पर इस प्रकार से खर्च करती है कि प्रत्येक उपयोग में मुद्रा की सीमांत
सामाजिक उपयोगिता समान बनी रहे। तो सरकार भी साधनों को कम उपयोगी कार्यों से निकाल करके अधिक उपयोगी कामों पर खर्च करती है। इस तरह से प्रतिस्थापन का क्रम चलता रहता है जब तक कि सभी प्रयोगों में द्रव्य की सीमांत सामाजिक उपयोगिता समान नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है ये अर्थशास्त्र में सर्वव्यापक सिद्धांत है ना, और आधारभूत सिद्धांत है। यह जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, विनिमयकर्ता है ना, उत्पत्ति के साधन के रूप में अधिकतम लाभ या संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इस नियम का सभी पालन करते हैं। इसका उपयोग जो है साधनों के आवंटन में, संपत्तियों के विभाजन में, वस्तुओं के विनिमय में, राजस्व की गतिविधियों आदि में सब में किया जाता है। तो ये जो है सर्वव्यापक नियम है और ये अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि इस नियम की आलोचनाएं, है ना। इस नियम, प्रत्येक जो नियम होता है उसकी कुछ न कुछ आलोचनाएं की जाती है और इस नियम की भी आलोचनाएं की गई है, जिनमें सबसे पहली है कि वस्तुओं की अविभाज्यता, है ना। ये जो नियम है वो इस मान्यता पर आधारित है कि सभी वस्तुओं का विभाजन अपरिमित सीमा तक किया जा सकता है, पर वास्तविक जीवन में अनेक वस्तुओं को छोटे मोटे अंशों में बांटना संभव नहीं होता है। उनका उपयोग एक पूर्ण इकाई के रूप में ही किया जा सकता है। जैसे हम ले लें, रेडियो है, कार है, साइकिल है, घड़ी है ना। इनकी तुलना हम दूध और चीनी की सीमांत उपयोगिता से नहीं कर सकते, क्योंकि रेडियो, कार, साइकिल के टुकड़े करके खरीदना संभव नहीं है। तो पूर्ण इकाई के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरा है फिर अनिश्चित बजट अवधि का होना। इसमें जो सबसे दूसरी बड़ी बाधा है वो है बजट अवधि, जिसमें आय को विभिन्न उपयोगों में व्यय किया जाता है। जैसे प्राय 1 वर्ष होती है बजट की अवधि, पर अनेक वस्तुएं इतनी टिकाऊ होती है कि उपभोक्ता को उस बजट अवधि में संतुष्टि नहीं मिलती है, पर बाद में भी मिलती रहती है। जैसे पंखा कई वर्षों तक चलता है, कार है, घड़ी है, फर्नीचर है, मकान है, इनकी जो अवधि होती है वो कई वर्षों की होती है। तो अगर जब हम इस नियम के अनुसार करते हैं तो बजट अवधि में ही अधिकतम संतुष्टि का प्रयास करना होता है। तो टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में ये नियम लागू नहीं होता है। फिर तीसरा है कि वस्तु की अप्राप्यता। कभी कभी उपभोक्ता किसी वस्तु का उपयोग करना चाहता है और उसको उससे मिलने वाली संतुष्टि अधिक होती है, परंतु अगर वह वस्तु उपलब्ध न हो तो इस नियम को लागू करना संभव नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति को 2 किलो चीनी की उपयोगिता कपड़े से अधिक होती है, पर राशनिंग व्यवस्था के कारण केवल 200 ग्राम चीनी ही उसे उपलब्ध हो, तो वह इस नियम से अपनी संतुष्टि अधिकतम नहीं कर सकेगा, है ना। ये स्थिति कॉलेज में एडमिशन न मिलने पर भी हो सकती है ना। एडमिशन मिलने पर हमारी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एडमिशन अगर नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। फिर उपभोक्ता की अज्ञानता या उसकी लापरवाही कह सकते हैं, उसका आलस्य कह सकते हैं, है ना। अगर वह अपनी अज्ञानता या लापरवाही के कारण विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की परस्पर तुलना करने में असमर्थ रहता है, अथवा विवेकशील होने पर भी लापरवाही से खर्च करता है कोई व्यक्ति, तो दोनों स्थितियों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ये नियम सहायक नहीं हो सकता। जैसे उपभोक्ता को खरीदना तो कपड़ा चाहिए था और वो सिनेमा देखने के लिए टिकट खरीद लेता है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है कि जो अधिकतम कुल उपयोगिता है वो आवश्यक रूप से अधिकतम संतुष्टि का परिचायक नहीं होती है। कुछ आलोचक ऐसा मानते हैं कि जो कुल उपयोगिता के अधिकतम होने पर भी ये आवश्यक नहीं है कि संतुष्टि भी अधिकतम हो, क्योंकि उपयोगिता तो आवश्यकता की तीव्रता का माप है, जबकि संतुष्टि वस्तु के उपभोग के बाद अनुभव होती है। जैसे किसी सिनेमा या किसी फिल्म को देखने के लिए किसी को 100 के बराबर उपयोगिता महसूस हो रही थी, पर आज उसने पिक्चर देखी और अगर वो पिक्चर बेकार निकली तो उसे संतुष्टि उसे प्राप्त हुई वह अगर 40 इकाई के बराबर हो, तो कुल उपयोगिता और कुल संतुष्टि में अंतराल आ जाता है और यह नियम लागू नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है फिर कि आदत, रीति रिवाज, फैशन आदि से भी उपभोक्ता प्रभावित होता है और उसके कारण इस नियम का पालन नहीं हो पाता है। जैसे एक व्यक्ति को शिक्षा पर खर्च करने की आवश्यकता अधिक है, पर उसे सामाजिक रीति रिवाजों के कारण विवश होकर के मृत्यु बोझ पर व्यय करना पड़ता है, या आदत के कारण दूध के स्थान पर शराब पर पैसा खर्च करता है, तो ये वह चाहते हुए भी आदत, रीति रिवाज या फैशन के कारण अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इस नियम का पालन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है फिर पूरक वस्तुएं। कुछ वस्तुएं दूसरी मुख्य वस्तुओं की पूरक होती है, जैसे मोटर के लिए पेट्रोल, है ना, पेन के लिए स्याही,
डबल रोटी के साथ मक्खन, दूध और चीनी, चाय और ईंधन आदि एक निश्चित अनुपात में ही खरीदी जाती है। एक के अभाव में दूसरी वस्तु की उपयोगिता की कल्पना अवास्तविक हो जाती है। तो ऐसी वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। फिर वस्तुओं की जो कीमत है उनमें निरंतर परिवर्तन होना। उपभोक्ता जो है अपने उपभोग की प्राथमिक तालिका जो उसकी होती है, प्रायोरिटी शेड्यूल जो होता है, उसका निर्माण मूल्यों के आधार पर ही करता है और विभिन्न उपयोगों में सीमांत उपयोगिताओं की तुलना कर कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। पर वास्तविक जीवन में निरंतर तेजी से परिवर्तन होता रहता है। तो उपभोक्ता के लिए हर परिवर्तन के साथ नई प्राथमिक तालिका तथा उसके आधार पर उपयोगिता की तुलना करना असंभव हो जाता है। और उपभोक्ता को हमने इसमें विवेकशील माना है ना। तो कुछ ही उपभोक्ता होते हैं जो पूर्ण विवेकशील और हिसाब किताब रखने के स्वभाव वाले होते हैं, जो विभिन्न सीमांत उपयोगिताओं की तुलना करते हैं। पर जो अधिकांश व्यक्ति होते हैं वह न तो इस प्रकार के हिसाब के स्वभाव होते हैं और न ही वे व्यय में पूर्ण विवेक से काम लेते हैं। तो इस नियम का जो प्रतिपादन है वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। नेक्स्ट है फिर अवास्तविक मान्यताएं। इस नियम के प्रतिपादन में अनेक अवास्तविक मान्यताओं का सहारा लिया गया है। जैसे उपभोक्ता सदैव विवेकशील माना गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। उपयोगिता जो है एक व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक धारणा है, उसे हमने मापनीय माना है, ये भी बहुत कठिन है। फिर है वस्तुओं की उपयोगिताओं को एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर भी होती है, जैसा कि हमने देखा पूरक वस्तुओं की स्थिति में। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी बदलती रहती है। उपभोक्ता का स्वभाव है, उसकी रुचि है, उस पर विज्ञापन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और विज्ञापन के माध्यम से भी उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को स्थिर मानना भी ठीक नहीं है। तो इन सब आलोचनाओं और महत्व को जान लेने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि चूंकि समसीमांत उपयोगिता नियम के क्रियाशील होने में अनेक प्रकार की बाधाएं और सीमाएं हैं, फिर भी ये नियम काल्पनिक नहीं है। यह नियम उपभोक्ता के संतुलन को निश्चित करने में महत्वपूर्ण मदद देता है और प्रत्येक उपभोक्ता जाने अनजाने में अपनी आमदनी को विभिन्न मदों पर व्यय करते समय उनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता की तुलना अवश्य करता है। कम उपयोगिता वाली वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं का प्रतिस्थापन करके अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। चाहे उपभोक्ता छोटे छोटे खर्चे में भले ही इस नियम का पालन न करे, पर व्यवहार में जो मोटे मोटे खर्च होते हैं या टिकाऊ वस्तुओं का जो खर्च होता है उसमें इस नियम का अवश्य पालन किया जाता है। जैसे अगर हमें एसी खरीदना है या कार खरीदनी है या मोटरसाइकिल खरीदनी है या एसी खरीदनी है, तो हम देखेंगे हमें ज़्यादा उपयोगिता किससे मिल रही है, हम उस पर पहले खर्च करेंगे। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे अनपढ़ हो, धनी हो, निर्धन हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, है ना, वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तर्क एवं विवेकशीलता होने के कारण अपने उपयोग में मोटे रूप से समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुरूप ही आचरण की प्रवृत्ति को करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है। इसके बाद में अब हम आगे लेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम के बाद अब हम उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का अध्ययन आगे के वीडियो में करेंगे।